हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की ओर से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी DECE 1, DECE 2 की क्लासेस ऑलरेडी हम कंडक्ट कर चुके हैं। आपको वो निर्माण कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। अब हमारी DECE 3 की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, और इससे पहले की जो हमारी क्लास थी वो थी आज DECE 3 की क्लास। और 21 सितंबर को ये क्लास हमने लगानी थी, पर हम किसी वजह से 21 सितंबर को ये क्लास नहीं कंडक्ट कर सके। तो स्टूडेंट्स की कई की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप हमें असाइनमेंट्स का एक बार ज़रूर बता दीजिए कि कैसे करनी है असाइनमेंट्स। मैं आज की क्लास में आपको असाइनमेंट के बारे में भी बताऊंगी, और पर उससे पहले हम जो हमारी एडिशनल गाइडलाइंस है ना हिंदी में, इंग्लिश की तो ऑलरेडी हम गाइडलाइंस जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, पर हिंदी में जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसके बारे में अब तक हमने पढ़ा नहीं है। तो पहले हमारी जो हिंदी की गाइडलाइंस हैं उसके बारे में हम डिस्कशन जो है हमारी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी असाइनमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे। ये है हमारी एडिशनल गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट वर्क ऑफ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये हमारी गाइडलाइंस जो हैं हिंदी की पेज नंबर 9 से 18 तक है। ये गाइडलाइंस हमारी ऑलरेडी जो निर्माण कैंपस का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप ये गाइडलाइंस डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप कैसे वहाँ से जाके गाइडलाइंस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये है हमारी हिंदी की गाइडलाइंस। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा के परियोजना कार्य के लिए अतिरिक्त निर्देश यानी कि एडिशनल गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने जनवरी 2025 और जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है, या उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट वर्क सबमिट कर चुके हैं पर किसी ना किसी कारण की वजह से उनका प्रोजेक्ट वर्क पास नहीं हो पाया है, तो वो स्टूडेंट्स ये गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। अब मेन बात यहाँ पर ये है कि जो भी कोई स्टूडेंट्स, ये अभी एडिशनल गाइडलाइंस है ना, जो भी कोई स्टूडेंट्स अब गाइडलाइंस को अपना प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करेंगे, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, किसी भी ईयर का हो वो प्रोजेक्ट वर्क, पर वो प्रोजेक्ट यही गाइडलाइंस को फॉलो करके सबमिट करोगे। चाहे आप 20 बैच के हो, चाहे 21 बैच के हो, चाहे 22 बैच के हो, किसी भी बैच के हो, पर आप यही गाइडलाइंस को फॉलो करके जो है अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाओगे। ये जो गाइडलाइंस हैं ये रीसबमिशन केसेस के लिए भी हैं, और कॉपी केस मतलब जिनका भी प्रोजेक्ट वर्क अभी वो सबमिट करेंगे, अगर वो दिसंबर में सबमिट कर रहे हैं या उसके बाद सबमिट कर रहे हैं, तो वो सब लोग यही गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। ये जो गाइडलाइंस के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ये गाइडलाइंस जो हैं हमारी, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क में थोड़े से कुछ चेंजेस किए गए हैं उनसे रिलेटेड हैं। ये गाइडलाइंस जो हैं, ऐसे नहीं है कि नए सिरे से आपको प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करना है, आपको इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। प्रोजेक्ट के बारे में जो भी कोई डिटेल्स हैं
वो सारी डिटेल्स आपको DECE 4 के मैनुअल में ही मिलेंगी कि फ़ेज़ 1 को आपने कैसे लिखना है, फ़ेज़ 2 को आपने कैसे लिखना है और फ़ेज़ 3 को आपने कैसे लिखना है। वो सारा कुछ करने के लिए पहले आपको DECE 4 का मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको, वैसे तो सारे स्टूडेंट्स जो एनरोल करते हैं उनको हार्ड कॉपी ऑलमोस्ट मिल जाती है, पर फिर भी किसी कारण से कई स्टूडेंट्स को अगर हार्ड कॉपी नहीं मिल पाई है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप ये जो ई ज्ञान कोश का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर जाके आप जो है मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हो। प्रोजेक्ट वर्क को शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट मैनुअल को एक बार ज़रूर पढ़ लें, तभी आप इस डॉक्यूमेंट में दिए गए जितने भी एडिशनल गाइडलाइंस हैं उनको आप समझ पाएंगे। अब इसके बाद है कि प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड शुरू की जो जानकारी है वो क्या है। प्रोजेक्ट वर्क जो है आपका, वो आपका 4th कोर्स है। फर्स्ट है आपका DEC 1, सेकंड है आपका DECE 2, थर्ड है आपका DECE 3। अब DECE 4 जो है वो आपका 4th कोर्स है। इसका कोड क्या है? DECE 4। कहते कि आप ये याद रखो कि जो आपके ये एक्सरसाइजेज जो प्रैक्टिकल मैनुअल्स दिए हुए हैं DECE 1, 2 और 3 में, ये जो कोर्सेज आपको उन्होंने दिए हुए हैं ये डिफरेंट है, और जो DECE 4 का प्रोजेक्ट वर्क है वो आपका डिफरेंट है। मतलब कि उसमें जो प्रैक्टिकल मैनुअल्स दिए हैं वो अलग काम है आपका, और प्रोजेक्ट वर्क टोटली डिफरेंट है। प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए आपको कोई भी, आप प्री स्कूल, नर्सरी स्कूल ले सकते हैं, कोई भी आंगनवाड़ी ले सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी जगह आप ले सकते हैं जिसमें क्या है 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं वो पढ़ते होने चाहिए। मतलब कि फिर आपको वहाँ पर एक गाइड को चूज़ करना है। अब वो गाइड क्या है? जो गाइड को आपको चूज़ करना है उसको आप उसकी क्वालिफ़िकेशन को देखेंगे, ठीक है, और उसी जो भी जगह आप चूज़ कर रहे हैं काम को करने के लिए, वहाँ पर जो भी कोई क्रियाएं हैं आपको वहीं पर ही आयोजित करनी है। अगर आप आंगनवाड़ी में प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, आप ये वहाँ पर इंश्योर कर लें, पक्का कर लें कि आंगनवाड़ी जो है वो अच्छी तरह से काम कर रही हो। डेली वहाँ पर 2 से 3 घंटे के लिए आंगनवाड़ी में प्री स्कूल जो है वो चलाया जाता है। सबसे पहले क्या है, आपको जो आपका DECE 1 का मैनुअल है, बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, ये जो मैनुअल है पहले आप उसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ लें। इससे क्या है, आपको बच्चों में किस तरह का विकास होता है और कौन से एक्टिविटी करने से किस तरह का विकास होता है ये आपको पता
चल जाएगा। उससे क्या है, जब आप अपना प्रोजेक्ट वर्क करेंगे तब आपको जब बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करनी है, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपने बच्चों के साथ करनी है और कौन सी एक्टिविटी से जो है बच्चों का कौन सा डेवलपमेंट होगा। इसी को पढ़ने के बाद ही आप प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए तैयार होंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि प्रोजेक्ट मैनुअल, यानी कि जो DECE 4 का मैनुअल है, प्रोजेक्ट मैनुअल, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसका टाइटल क्या है प्रोजेक्ट का? परियोजना कार्य बाल देखभाल केंद्र में छोटे बच्चों के साथ काम करना। इस मैनुअल में आपको प्रॉपर विस्तार में बताया गया है कि प्रोजेक्ट वर्क के जो 30 दिन हैं, 30 दिनों के लिए जब आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है, तब आपको बच्चों के साथ, जो भी कोई आप स्कूल चूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको बच्चों के साथ कैसे क्रियाएं जो हैं वो आयोजित करनी है। इसके बाद हमारा ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप है हमारा, जब आपने DECE 1 का मैनुअल पढ़ लिया, DECE 4 का मैनुअल पढ़ लिया, तब उसके बाद जो भी कोई एडिशनल गाइडलाइंस हैं आप उनको पढ़ लीजिए। ये जो एडिशनल गाइडलाइंस हैं, इसमें प्रोजेक्ट मैनुअल में जो जानकारी दी गई है उसके अलावा जो भी कोई चेंजेस हैं उसमें ये बताई गई हैं गाइडलाइंस में। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो एडिशनल गाइडलाइंस हैं ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसमें प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट करने से पहले 3 चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। 1 नंबर पे DECE 1 मैनुअल को, सेकंड नंबर पे DECE 4 को, थर्ड नंबर पे ये एडिशनल गाइडलाइंस को। ठीक है, इसमें ये जो एडिशनल गाइडलाइंस हैं इसमें थोड़े अनेक्शर्स को भी मॉडिफाई किया गया है और अनेक्शर्स जो हैं उनकी सबमिशन होना भी बहुत ज़रूरी है जब आप प्रोजेक्ट वर्क को सबमिट कर रहे हैं। अब हमारा फोर्थ स्टेप इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट वर्क को शुरू करने से पहले हमें गाइड को ढूंढना है। आप जब भी अपना प्रोजेक्ट वर्क शुरू करेंगे उससे पहले गाइड को पहचान करना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली गाइड के साथ बातचीत करनी है और क्रिया को कैसे करना होगा इसके बारे में डिस्कशन करनी है। ये जो नई गाइडलाइंस हैं, ये जो एडिशनल गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसार जो आप प्रोजेक्ट वर्क का काम कर रहे हैं वो अपने गाइड को ज़रूर दिखाएं और उससे गाइड की इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन ज़रूर करवाएं। गाइड को चुनने के बाद, ठीक है, आपको जिन भी गाइड को चुनने के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो गाइड की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरा उसके काम का क्या एक्सपीरियंस है। इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम जब हमारा 12 से 13 नंबर पेज आएगा तब उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, अगर उससे रिलेटेड
आपको कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप अपने स्टडी सेंटर में काउंसलर के साथ बात कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट करें ताकि आप प्रॉपर ढंग से अपना काम पूरा कर सकें। आपका जो रीजनल सेंटर है उसके द्वारा DECE 1 और प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो भी कोई काउंसलिंग सेशंस लगाए जाते हैं उसमें आपको ज़रूर पार्ट लेना है। जैसे अभी ये निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से आपके जो काउंसलिंग सेशंस में कंडक्ट कर रही हूँ वो आपको लगाने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है आपकी प्रोजेक्ट कार्य की अवधि। ये हम ऑलरेडी मैनुअल में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पर एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनुअल में आपको बताया गया है कि प्रोजेक्ट वर्क जो है वो 30 डेज का होता है। नीचे क्रियाएं बच्चों के साथ करता है, आपको उनका अवलोकन करना है और उसको अवलोकन विश्लेषण और कंक्लूजन जो है एज अ रिपोर्ट में लिखने हैं। अब हमारा फेज़ 2 है 20 डेज़ का। पहले 10 दिनों के लिए हमें इसमें रोज़ एक क्रिया को करना है और उसके बाद अगले 10 दिनों के लिए हमें हर रोज़ 2 क्रियाओं की योजना बनानी है और फिर बच्चों के साथ उनके ऊपर क्रिया करनी है। इस तरह से ये टोटल 30 क्रियाएं हो जाएंगी। उसके बाद है हमारा थर्ड फेज़ चरण 3 में हमें 5 दिनों के लिए क्रियाएं करनी है। हमें 1 वीक का पाठ्यचर्या बनानी है यानी कि क्यूरिकुलम बनाना है हमें। फिर 5 दिनों के लिए हमें हर रोज़ 4 क्रियाओं को करना है और हर दिन की रिपोर्ट को लिखना है। जैसे कि पहले योजना, फिर उसको कैसे आयोजित करना है, ठीक है। इस तरह से ये टोटल 20 क्रियाएं हमारी हो गई हैं। उसके बाद है क्रिया सत्र की योजना और रिपोर्ट तथा वीडियो। अब चरण 2 और 3 की जितनी भी सारी क्रिया योजनाएं हैं उसको हमें एक साथ नहीं लिखना है। ऐसे नहीं करना आपको कि पहले आप 1 से लेकर 30 तक सारी प्लानिंग लिख दो, ठीक है, फिर उसके बाद आप सारी रिपोर्ट्स लिख दो। ऐसे हमें कुछ भी नहीं करना, पहले एक की योजना और उसी की रिपोर्ट ऐसे लिखना है। पहले आप थोड़ी सी योजनाएं लिख लें, उसको अपने गाइड को दिखा दें। फिर आप वही योजनाएं जब गाइड पास करता है फिर वो योजनाएं आप बच्चों के साथ कंडक्ट कर सकते हैं, आयोजित कर सकते हैं। फिर आप उनकी रिपोर्ट लिखें, फिर अगली क्रिया योजनाएं लिखें। बच्चों के साथ डेली आपको जो भी निर्धारित हुआ है उसी तरीके से क्रिया योजना करनी है। आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि आप ये सोचो कि हमें जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है तो एक ही दिन में बच्चों के साथ 3 दिन क्रियाएं करते रहो। फिर जो हमारा फेज़ 3 है, क्योंकि आपने उसमें हर रोज़ 4 क्रियाओं की योजना बनानी है और फिर 5 दिनों तक हर रोज़ बच्चों के साथ 4 क्रियाएं आयोजित करनी है। क्रियाओं के दौरान आपको बच्चों को खाने पीने
और टॉयलेट का टाइम भी सफिशेंट देना है। आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, आप जितनी उसको ईमानदारी से करेंगे और जितनी उसको गंभीरता से करेंगे, वही आपकी क्रिया योजना और रिपोर्ट में दिखेगा और इसी पर निर्भर होगा कि आपको कितने अंक प्राप्त होते हैं। इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है कि प्रोजेक्ट वर्क के दौरान किए गए कार्य के वीडियो को रिकॉर्ड करना। जब आप नर्सरी स्कूल में बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तब आपको आपके द्वारा जो फेज़ 2 चरण 2 में बच्चों के साथ आपको 30 क्रियाओं को आयोजित करना है और चरण 2 में जो आपको 20 क्रियाओं को बच्चों के साथ आयोजित करना है, आप उसका तब वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर दिन कम से कम 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। These kids online and they will pay you. अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहें, तो कुल मिलाकर आपको 50 वीडियोज़ रिकॉर्ड करने हैं। वीडियो बनाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? वीडियो बनाने से पहले बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनसे आपको एक बार पूछना है, ठीक है। अब जो स्कूल के टीचर हैं, स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उनसे एक बार आपको बात करनी है कि जो भी हम क्रियाएं बच्चों को करवाएंगे उसकी हमें वीडियो बनाने की अनुमति ज़रूर दें। इस वीडियो में आपका चेहरा जो है वो बच्चों के साथ क्रियाएं आयोजित करते हुए साफ दिखाई देना चाहिए। वीडियो में रिकॉर्ड की गई हर क्रिया वही होनी चाहिए जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल में लिखी हुई है। आपका चेहरा बिल्कुल उसमें साफ दिखाई देना चाहिए और वीडियो का जो ज़्यादातर फोकस है वो आप पर ही होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर वीडियो को फोकस ना करें, उनका साइड फेस भी चल सकता है और उनकी पीठ भी चल सकती है। बच्चों की जो गोपनीयता है उनको बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने ही पढ़ाते हुए की वीडियो रिकॉर्ड करें, बच्चे भी साथ में उसमें दिखने चाहिए, ठीक है। पर उसका मतलब ये नहीं है
कि बच्चे साथ में दिखने चाहिए, बच्चे का फेस नहीं, आप बच्चों की बैक साइड से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर आपका फेस दिखना उसमें ज़रूरी है। आपको जो अनेक्षर 1 ख है उसमें ये भी बताना होगा, प्रमाणित भी करना होगा कि आपने अनुमति लेने के बाद ही वीडियोस बनाए हैं। अब आपको प्रोजेक्ट फाइल के साथ जो वीडियोस भेजने हैं वो एक अच्छी क्वालिटी की पेन ड्राइव में डालकर भेजें। पहले आप यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते थे, पर अब आप पेन ड्राइव में ही वीडियोस डाल के भेजेंगे। ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पेन ड्राइव को आपने अलग से एक पैकेट में डाल के उसके ऊपर आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल फाइल के साथ अटैच करके आप भेजिए। एक ही पैकेट में दोनों चीज़ें आनी चाहिए। फाइल के साथ आप अटैच करके भेज दीजिए। गुड्डू के अंडरवेयर वगैरह तो सूखे होंगे, बहुत सुबह के डाले। मम्मा एक ना सच बोतलें हैं, वो देखो मीनाम वाली ने डाली हुई है, 20 रुपए की एक बोतल पड़ रही है देने के लिए। हाँ, आपको इसीलिए इसको पैकेट में डालकर अच्छी तरह से पेस्ट करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि पेन ड्राइव को अगर आप प्रोजेक्ट फाइल से अलग भेजेंगे तो इग्नो में जमा करवाते हुए वो खो भी सकती है और ख़राब भी हो सकती है। तो पेन ड्राइव वाले पैकेट को आप अपने प्रोजेक्ट फाइल के साथ ही एक मजबूत तरीके से लगा के भेज दीजिए। उसके बाद है गाइड द्वारा प्रोजेक्ट वर्क का प्रेडिक्शन और मूल्यांकन। मम्मा मैं क्लास लगा रही हूँ। गाइड के साथ जो प्रोजेक्ट मैनुअल है वो ज़रूर डिस्कस करें, और जो भी कोई दिशा निर्देश हैं उसको भी ज़रूर साझा करें। अब प्रोजेक्ट मैनुअल की हार्ड कॉपी या फिर ई ज्ञान कोश का जो लिंक है जिसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क अपलोड किया जाता है उसको भी आप गाइड के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए जब आपका प्रोजेक्ट वर्क वो चेक करेंगी तब वो आपके कार्य को समझ सकें कि किस तरह से आपने जो काम है वो। अब गाइड जो है उसको आप जो भी कोई रिलेटेड अनेक्शर्स हैं या फिर मार्क्स हैं उसके बारे में भी आपको गाइड को ज़रूर बताना है। प्री स्कूल, नर्सरी स्कूल, प्री प्राइमरी सेक्शन, जहाँ पर भी आप बच्चों के साथ, चाहे आंगनवाड़ी है, जहाँ पर भी आप बच्चों के साथ काम को करेंगे, प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, वहाँ पर आपको सभी कामों को एक नियमित आधार पर गाइड को दिखाना होगा और उसके उस पर हस्ताक्षर और स्टैंप जो है वो ज़रूर लेनी होगी। जब आप प्री स्कूल या नर्सरी स्कूल या प्री प्राइमरी सेक्शन है ना, तब जब आप बच्चों के साथ कभी भी काम कर रहे हैं, चाहे आंगनवाड़ी में आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो आप गाइड को चरण 2 और 3 की वीडियो दिखाना, जो आपने वीडियो बनाए हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है दिखाना, क्योंकि वो आप बच्चों के साथ ऑलरेडी आपको काम करते हुए देख चुकी हैं।
अगर आप वीडियो फिर भी वो देखना चाहती हैं तो आप उसको वीडियो ज़रूर दिखानी होगी। अब गाइड जो है वो आपका कौन हो सकता है? जब आप बच्चों के साथ नर्सरी स्कूल में, प्री प्राइमरी में, कहीं भी आप बच्चों के साथ काम कर रहे होंगे, ठीक है, जो नर्सरी टीचर है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा हो गया, या शाला पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा हो गया, या फिर यही DECE का डिप्लोमा हो गया, या PG डिप्लोमा हो गया, अगर उन्होंने कुछ भी किया हुआ है तो वो एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा हो गया, एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा हो गया, और जूनियर बेसिक ट्रेनिंग या बेसिक टीचर कोर्स हो गया। अब BEd डिग्री या फिर जिसने भी शाला पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में एक या एक से अधिक सेमिनार या वर्कशॉप या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है, वो भी क्वालिफाइड है एक गाइड बनने के लिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिसे खेल आधारित शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करने के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त हो। इसके बाद है कि एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस। गाइड वो व्यक्ति ही बन सकता है जो कि प्रेजेंट में किसी स्कूल में काम कर रहा हो, या फिर जिसके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो ऐसे बच्चों के साथ काम करने का। मतलब ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, एक तो वो वर्किंग हो ऑलरेडी, और साथ में ये नहीं कि अभी फ्रेश ही वर्किंग में लगा हो, उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कम से कम 1 साल का। जितने ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतना ही आपका इसके बाद हैं हमारे संलग्नक। आपका जो प्रोजेक्ट मैनुअल है उसमें अनेक्षर 1A 1B
को लगाने की बजाय ये जो एडिशनल गाइडलाइंस हैं इसमें आपके जो मतलब चेंज्ड वाला अनेक्शर है 1A और 1B जो कि पेज नंबर 16 और 17 के ऊपर है, वो आपको आपकी प्रोजेक्ट फाइल में लगाना है। मतलब जो आपके प्रोजेक्ट फाइल मैनुअल में है ना 1A और 1B वो नहीं लगाने, ये जो एडिशनल गाइडलाइंस में है वो आपको 1A और 1B फिल्ड, खाली एनेक्शर नहीं लगाने हैं, फिल करके आपको लगाने हैं। उसके बाद आपका अनेक्शर 2, 3A, 3B, 4, 5 और 6 ये वैसे ही वही लगाने हैं जो पहले आप प्रोजेक्ट मैनुअल में अवेलेबल हैं, वही आपको लगाने हैं। पुराने वाले, अगर आपका जो अनेक्शर 6 है, आप ये ऑप्शनल है बिल्कुल, जो आपका अनेक्शर 6 है आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो 6 अनेक्शर है वो आपके रीजनल सेंटर से आप साइन करवा लीजिए। अगर रीजनल सेंटर से साइन आप लोग नहीं करवा सकते हैं तो आप अपने स्टडी सेंटर से या आपके काउंसलर जो हैं वहाँ पर आप उनसे साइन करवा सकते हैं। अगर फिर भी ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप साइन वहाँ से करवा सकें तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद है आपका अनेक्शर 7 क। जो आपका 7 क अनेक्शर है वो जो एडिशनल गाइडलाइंस में दिया हुआ है वो आपको लगाना है, जो कि पेज नंबर 18 के ऊपर दिया गया है। प्रोजेक्ट फाइल में जो आपका मैनुअल है प्रोजेक्ट का, उसमें जो दिया गया है वो आप नहीं लगाएंगे, ये नया वाला आप लगाएंगे। इन सारे एनेक्शर्स को अटैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब के बिना जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है वो अगर आप ऐसे ही भेजेंगे तो वो इग्नो द्वारा स्वीकार नहीं करी जाएगी, ठीक है, और उसे वापस भी कर दिया जाएगा। अब इसके बाद है मूल्यांकन, जो इवैल्यूएशन है। अब जो गाइड है वो जो आपको मार्क्स देंगे उसका 30% वेटेज काउंट होगा, और जो इग्नो के एक्सपर्ट्स होते हैं, इग्नो के विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा 70% मार्क्स काउंट, मतलब 70% जो वेटेज है वो काउंट होगी। इसके अलावा इग्नो जो एक्सपर्ट्स हैं इग्नो एक्सपर्ट्स जो गाइड द्वारा आपको दिए गए अंक होते हैं उनको मॉडरेट करने का अधिकार भी रखते हैं। प्रोजेक्ट फाइल को जमा करवाना, प्रोजेक्ट फाइल जो है आपकी, प्रोजेक्ट फाइल आप जो इग्नो में आप हार्ड कॉपी को सबमिट करेंगे वो आपकी हैंड रिटन होनी चाहिए,
बिल्कुल भी आपकी प्रोजेक्ट फाइल टाइप्ड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। पेन ड्राइव को आप प्रोजेक्ट फाइल के साथ ही आपको भेजना होगा। ये एड्रेस है जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट फाइल को भेजना है। DECE प्रोजेक्ट फाइल आप ऊपर लिखेंगे। रूम नंबर 19, ब्लॉक 3, प्रोजेक्ट सेल, स्टूडेंट एवेल्युएशन डिवीजन, इग्नो, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली। जिन लोगों ने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया था, वो लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल उनकी जमा करवाने की लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2025। और जिन लोगों ने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया था, उन लोगों के लिए लास्ट डेट है जमा करवाने की 15 मई 2025। अगर आप ऊपर बताई गई कोई भी तारीख पर अपनी फ़ाइल जमा नहीं करवा पाते हैं तो आप चिंता ना करें। इग्नो आपको DEC प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टोटल 3 साल का टाइम देता है। इसीलिए अगर आप ऊपर बताए हुए मतलब अगर आप इस टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं सबमिट कर पाए तब आपको क्या करना है कि 3 साल आपके पास टोटल है, इसके बाद 2 साल आपके पास और भी बच जाएंगे ताकि आप प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर सकें। तीन साल के अंदर अंदर आपको प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना पड़ेगा। बेहतर होगा अगर आप जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर लें। ध्यान देने वाली और क्या बात है, कई जो विद्यालय हैं वो आज भी जो हैं वो ऑनलाइन तरीक़ों का प्रयोग करते हैं। मतलब कि ऑनलाइन कई स्कूल्स आज भी ऑनलाइन जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। परंतु अगर आप किसी भी ऐसे स्कूल के साथ काम करते हैं जो ऑनलाइन स्कूल कंडक्ट कर रहा है तो आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको जो प्रोजेक्ट वर्क है वो उसी स्कूल में करना है जो स्कूल बच्चों के ऑफलाइन चल रहे हैं, उसी में ही काम किया हुआ जो आपका होगा उसको प्रोजेक्ट वर्क को अप्रूवल मिलेगा। एक बात और है जो आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोजेक्ट वर्क जो है वो आपको बाज़ार से नहीं खरीदना है और ना ही किसी वेबसाइट से कॉपी करना है और ना ही किसी और विद्यार्थी के किए गए काम को आपने कॉपी करना है। अगर ऐसा आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा तो जब इग्नो एक्सपर्ट्स उसकी इवैल्यूएशन करेंगे तब आपका वो कॉपी केस हो जाएगा या फिर आपको फेल बोल दिया जाएगा और आपकी प्रोजेक्ट फाइल जो है वो आपको लौटा दी जाएगी। सिर्फ आपके द्वारा किया हुआ जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, ओरिजिनल प्रोजेक्ट वर्क जो होगा उसी का ही इवैल्यूएशन किया जाएगा।
उसके बाद है ये आपके अनेक्शर्स हैं, अनेक्शर 1A और 1B। मम्मी देख तो ठीक है। वन ए, ये जो आपका लेक्चर है, ये आपका जो स्कूल की मुख्य अध्यापिका हैं उनके द्वारा या इंचार्ज हैं या आंगनवाड़ी में जो भी कोई काम कर रही हैं, ये उनके द्वारा ही फिल किया जाएगा और गाइड के द्वारा फिल किया जाएगा, फिर उनका सिग्नेचर और स्टैम्प लगेगा। अब जो आपका अनेक्शर 1ख है, ये जो आपका अनेक्शर है ये आपके द्वारा फिल किया हुआ जाएगा और ये आपके द्वारा ही फिल किया जाएगा प्रोजेक्ट वर्क। और जो आपका अनेक्शर 7 है ये गाइड की क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। इसमें आप जो गाइड की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपको साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है, उसके ऊपर गाइड के सिग्नेचर और स्टैम्प होनी चाहिए। स्टैम्प ना भी हो कोई बात नहीं, पर जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए। इसके बाद है आपका असाइनमेंट्स, है ना। हमने असाइनमेंट्स डिस्कस करनी है अपनी आज की क्लास में। हम 1 बाय 1 जो हैं वो असाइनमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी जनवरी 2025 और जुलाई 2025 की असाइनमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारी सबसे पहले DECE 1 की जो असाइनमेंट है हम उसको एक बार देख लेते हैं। ये है आपकी DECE 1 की असाइनमेंट। इसमें क्या होता है, हम असाइनमेंट पे ही आते हैं, उससे पहले जो भी कोई रूल्स या रेगुलेशंस हैं वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये गाइडलाइंस पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसके बिना हमें बिल्कुल भी क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि हमें कैसे करना है। पहले आपको क्या करना है कि आपको 3 असाइनमेंट्स दी गई हैं DECE 1, 2 और 3 की। ये तीनों असाइनमेंट्स ही कंपल्सरी हैं। अगर आपको डिप्लोमा की डिग्री लेनी है तो ये जितने एग्ज़ाम ज़रूरी हैं उतनी ही असाइनमेंट्स भी ज़रूरी हैं। तो अगर आपको डिप्लोमा में क्लियर होना है, डिग्री लेनी है, डिप्लोमा के अवार्ड लेने हैं, तो आपको ये असाइनमेंट्स तीनों ही सबमिट करनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हर असाइनमेंट के 3 पार्ट होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सारे जो तीनों पार्ट्स हैं वो तीनों ही कंपल्सरी होते हैं। अगर आप असाइनमेंट को एक साथ सबमिट नहीं करेंगे, मतलब सेक्शन A को अलग करेंगे, सेक्शन B को अलग करेंगे और सेक्शन 3C को अलग करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जो असाइनमेंट है उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। तो आपको ये जो सारे पार्ट हैं वो एक साथ ही सबमिट करने हैं, नहीं तो बिना मार्किंग के ही आपकी जो फाइल है वो आपको वापस कर दी जाएगी। हर असाइनमेंट में सेक्शन A उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं और जो सेक्शन B और C है उसमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज होते हैं। हर असाइनमेंट के 100 मार्क्स होते हैं। 60 मार्क्स जो हैं वो सेक्शन A के होते हैं और 20 मार्क्स सेक्शन B के और 20 मार्क्स ही जो है वो सेक्शन C के होते हैं। इस बुकलेट में जो असाइनमेंट प्रिंटेड है उसमें सेक्शन A जो है, सेक्शन A है और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस सेक्शन B और C में दी गई हैं, ठीक है।
और ये जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज वाली हैं, ये आपके जो प्रैक्टिकल मैनुअल्स हैं, हर कोर्स के साथ एक प्रैक्टिकल मैनुअल होता है, उसके साथ जो असाइनमेंट्स होती हैं जो आप अपने स्टडी मटेरियल के साथ रिसीव करते हैं, उसमें से ही होती हैं। जैसे कि हर प्रैक्टिकल मैनुअल में 9 से 10 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। आपको हर प्रैक्टिकल मैनुअल में से हर असाइनमेंट के लिए 2 एक्सरसाइजेज बोली जाती हैं करने के लिए, ठीक है। तो आपको हर प्रैक्टिकल मैनुअल में से हर असाइनमेंट के लिए आपको वो 2 एक्सरसाइज जो हैं वो करनी ही होगी। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी असाइनमेंट्स करनी है? वो आपके सेक्शन बी और सी के अंदर इसी बुकलेट में दिया हुआ है। कहते कि चाहे आपको सिर्फ 2 प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ही हर असाइनमेंट के लिए सबमिट करनी है, पर हम आपको एडवाइज़ करते हैं कि आपकी जो सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं प्रैक्टिकल मैनुअल्स में, कि वो आप एक बार करके ज़रूर देखें। इससे क्या है कि आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को रियल लाइफ में अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और इससे क्या है, जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट वर्क करने में भी आपको मदद करेगी, ठीक है। और आपकी स्किल्स भी काफ़ी डेवलप होंगी बच्चों के साथ काम करने वाली। ये अलग अलग एक्सरसाइजेज करने के बाद आप जो हैं असाइनमेंट के लिए वो एक्सरसाइज को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि बेस्ट हो। असाइनमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्यों करवाई जाती हैं? कहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव है असाइनमेंट का ये असेस करने के लिए कि आपने जो आपके थ्योरेटिकल कोर्स हैं उसमें जो कुछ भी पढ़ा है डिफरेंट ब्लॉक्स में, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज करने से आपका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। और ये भी पता चलेगा कि क्या आपको थ्योरेटिकल पढ़ने से कुछ समझ में आया भी है या नहीं आया है, ठीक है। अब ये ब्लॉक्स जो हैं वो जब आप सेक्शन ए की असाइनमेंट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ये पता चल जाएगा कि जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं, है ना, क्या वो आप अपनी डे टू डे सिचुएशंस में किसी भी प्री स्कूल में अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या आप उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये सारा जो सेक्शन बी और सी आपका है उसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस से असेस किया जा सकता है। अब कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो कि आपको असाइनमेंट सेंड करने के लिए होते हैं। वो क्या है? डूज एंड डोंट्स जो हैं, कहते कि आप अपने स्टडी सेंटर में ड्यू डेट से पहले अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट कर दीजिए। आपको जो डेट्स दी जाती हैं सबमिट करने के लिए वो तकरीबन 3 महीने के पीरियड की होती हैं। आपको एक डेट सबमिशन की देने की बजाय आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है असाइनमेंट्स को सबमिट करने के लिए। वो इसीलिए ऐसा किया जाता है कि आपको असाइनमेंट्स को करने के लिए इनफ टाइम जो है वो मिल जाए। अब जब काउंसलर आपको एक बार चेक करके आपकी असाइनमेंट रिटर्न कर देता है, करेक्टेड असाइनमेंट को, ठीक है, तो आप जो है बेटर कर सकते हैं अपने आगे की असाइनमेंट्स में। इससे जैसे मान लीजिए आपने DEC 1 की असाइनमेंट कर ली, ठीक है,
तो जब काउंसलर ने वो चेक की आपकी असाइनमेंट, वो आपको इसमें ये बता देगा कि आप इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। तब आप अपनी जो नेक्स्ट असाइनमेंट DECE 2 की जो है चेक करवाओगे, बनाओगे, तो उसमें आपको इजी हो जाएगा कि आपने क्या क्या एडिशंस जो हैं वो उसमें करनी है। कहते कि जो मान लीजिए आपकी असाइनमेंट एक्यूरेट नहीं है, आपको काउंसलर ने वापस कर दी, ठीक है, तो आप अपना अकाउंट जो है असाइनमेंट का वो मेंटेन रखिए, ताकि आपका जो काम का शेड्यूल है उसको मेंटेन करने में आपको हेल्प मिलेगी, और जो असाइनमेंट को सेंड करने की कि दूसरी बार आप सेम असाइनमेंट ना सेंड कर दे, वो पॉसिबिलिटी भी इसमें कम हो जाती है। अब कुछ डोंट्स हैं जो हमें नहीं करने हैं। कहते हमें ये बार बार आप रिमाइंड मत करवाओ कि हमने आपको अपनी असाइनमेंट भेज दी है, हमारा रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, कि आप हमें कब हमारी करेक्टेड असाइनमेंट्स भेजेंगे। जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा वो असाइनमेंट्स जो आपकी हैं आप पिक कर सकते हो, जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको आपकी असाइनमेंट्स चेक करके दे देंगे। आप अपनी जो ग्रेड की हुई असाइनमेंट है उसको मिसप्लेस या लूज़ ना करें, क्योंकि वो उसकी आपको तब तक ज़रूरत पड़ जाएगी जब तक कि आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। कोई भी क्लैरिफिकेशन के डाउट्स जो हैं वो आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, कोई भी एनक्लोज नहीं करने चाहिए आपको। अगर आपको लगता है कि आपने हमारी अटेंशन किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ लेके जानी है, तो आप हमें अलग से लिख सकते हैं। उसके लिए आप अपना रोल नंबर लिखिए, नाम, एड्रेस, कोर्स का टाइटल और कौन से नंबर की असाइनमेंट है ये आपकी लेटर के ऊपर लिखा होना चाहिए। इसके बाद है इंस्ट्रक्शंस। जब आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है तो उसका फर्स्ट पेज जो है वो कैसा होना चाहिए। कहते कि आप अपना पहले रोल नंबर लिखो। इसके लिए ना नीचे ये दिया हुआ है आपको कैसे करना है। पहले तो आप जो आपका पेज नंबर फर्स्ट है उसकी रिस्पॉन्स शीट के ऊपर सबसे पहले ऊपर राइट साइड कॉर्नर में ऐसे आप लिख सकते हैं। पहले आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप नेम, ऐसे ही एनरोलमेंट नंबर लिख के फिर उसके बाद आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेम लिखिए, एड्रेस और फिर डेट, किस डेट को आप असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका, फिर उसी पेज में सेंटर में आके आप यहाँ पर कोर्स टाइटल लिख सकते हैं, क्या है, जैसे DEC 1 का आपका टाइटल क्या है, फिर असाइनमेंट का कौन सा नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, ये आपकी असाइनमेंट के ऊपर ही मेंशन होता है। अभी मैं आपको असाइनमेंट दिखाऊंगी ना, उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये उसके ऊपर ही मेंशन होता है कि ये कौन सा नंबर है असाइनमेंट का। फिर आपका स्टडी सेंटर कौन सा है और आपका रीजनल सेंटर कौन सा है वो आप लिख दीजिए। यही फॉर्मेट जो है वो आपको फॉलो करना है। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको आपकी फाइल जो है वो रीसबमिशन के लिए वापस कर दी जाएगी। अब असाइनमेंट को बनाने से पहले ये जो सारी गाइडलाइंस दी गई हैं ये पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कई बार ना स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमने असाइनमेंट्स तो सबमिट नहीं की हैं, पर क्या हम अभी एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
जब तक आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट नहीं करते हैं तब तक आप एग्ज़ाम्स में नहीं बैठ सकती हैं। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि असाइनमेंट के 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और सारे ये जो पार्ट हैं आपको एक ही बार में सबमिट करने हैं। सेक्शन ए, बी और सी एक ही फाइल में आपको सबमिट करने हैं। अगर ये अलग अलग सबमिट होंगे या पहले आपने सेक्शन ए सबमिट कर दिया फिर उसके बाद आप सेक्शन बी करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो आपको बिना वैल्यूएट किए ही वापस कर दी जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले ऊपर यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है असाइनमेंट 1, है ना, ये लिखा है ना असाइनमेंट 1। तो आपकी जो असाइनमेंट 1 है ये आपका असाइनमेंट का नंबर हो गया। ठीक है, फिर आपका कोर्स का कोड दिया हुआ है DECE1, असाइनमेंट का कोड दिया है यहाँ पर, ये है जनवरी सेशन के लिए और जुलाई सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके लिए है। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पुराने बैच के भी बैठे हैं तो उनको भी ये नई असाइनमेंट्स ही सबमिट करनी है। जैसे कि अभी कई स्टूडेंट्स हैं जो जनवरी 2024 के हैं, ठीक है, उन्होंने अभी तक सबमिशन नहीं की है अपनी, तो वो लोग भी यही असाइनमेंट्स को सबमिट करेंगे। ये नहीं कि वो पुराने बैच की असाइनमेंट्स को खोलेंगे, नई असाइनमेंट्स को लेके ही वो लोग भी सबमिट करेंगे। अब टोटल कितने मार्क्स की है? ये 100 की है। जो लोग जनवरी सेशन के हैं वो लोग, उनके लिए लास्ट डेट है 30 सितंबर, और जो जुलाई सेशन के हैं उनके लिए लास्ट डेट है 30 मार्च। अब सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? कहते हैं कि सारे क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। टोटल हैं हमारे 7 क्वेश्चंस। इनके आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगी। ये आपके सारे थेरेटिकल क्वेश्चंस हैं। एक बार हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। कहते कि पहले आप वो स्टेजेस को एक्सप्लेन करिए जो कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट में ज़रूरी हैं लाइफ के पहले 2 साल बच्चों के लिए। जो फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं बच्चे की लाइफ के, उसमें लैंग्वेज की डेवलपमेंट की स्टेजेस को आप एक्सप्लेन करिए। उसके बाद है कि आप कोई भी एक एक्टिविटी को डिस्क्राइब करिए जो कि आपको प्लान करनी होगी 4 साल के ग्रुप के बच्चों के साथ। किस संदर्भ में? अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। दूसरी है फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए। तीसरी है सोशो इमोशनल डेवलप, कि आप कौन सी एक्टिविटी प्लान करेंगे जो बच्चे की फाइन मोटर डेवलपमेंट में इफेक्ट करेगी, कौन सी वो करेंगे जो सोशो इमोशनल में डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, और कौन सी करेंगे जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। हर एक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या डिस्क्राइब करना है कि कौन सा मटेरियल चाहिए है। अगर कोई मटेरियल चाहिए है, ये ज़रूरी नहीं है कि मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। और एक्टिविटी को आप कैरी आउट करने के लिए आप क्या जो है प्रोसेस को, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब इसके लिए क्या है, टोटल आपके इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, तो हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है और आपको हर क्वेश्चन के अंदर जो है 150 to 200 वर्ड्स एक एक्टिविटी के लिए लिखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस एनी 3 कॉजेज ऑफ अग्रेशन अमंग यंग चिल्ड्रन। कहते कोई भी
आप 3 कारण जो कि यंग बच्चों में अग्रेशन के होते हैं, आप कोई भी 3 कारण जो है वो बताइए। हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं और वो 3 कारणों के कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि कोई भी 3 स्ट्रेटेजीज आप कौन सी ऐसी यूज करेंगे जो कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों के इस अग्रेसिव बिहेवियर को हैंडल करने के लिए यूज करेंगे। तो इसके भी टोटल कितने मार्क्स हो गए हैं? 3। कारण है उसके भी 3 और हैंडल करने के भी 3 मार्क्स। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो है 4th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटल बिहेवियर, डिस्कस हाउ ईच स्टाइल ऑफ पेरेंटल बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस द चाइल्ड पर्सनैलिटी। ये 800 वर्ड्स का हमें लिखना है और टोटल है 12 मार्क्स का। इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन जो है वो है हमारा राइट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स ईच। सबसे पहला है प्री स्कूलर्स एबिलिटी टू टेक अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। कहते प्री स्कूलर की एबिलिटी क्या है? दूसरे बंदे के पर्सपेक्टिव को देखने की। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म गोल्स क्या क्या हैं इसके बारे में भी हमें, ये 5 हैं टोटल। ठीक है। उसका हमें हर किसी के 200 वर्ड्स जो हैं वो हमें लिखने हैं। ठीक है। और उसके हमें टोटल मिलेंगे 3 मार्क हर के। सी है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, क्रिटिकल पीरियड्स इन डेवलपमेंट, कैपेबिलिटीज ऑफ अ न्यू बॉर्न। इसके बाद है हमारा 6th क्वेश्चन, व्हाट पॉइंट्स विल यू कीप इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग स्पेस एंड प्ले मटेरियल्स इन ECCE सेंटर। कहते हैं जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर है, अगर आप उसमें स्पेस को इवैल्यूएट कर रहे हैं या इक्विपमेंट्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? ठीक है। उसकी हमें एक चेकलिस्ट भी बनानी है ताकि आप अपने आंसर को सपोर्ट कर सकें, देख सकें कि क्या वो सब कुछ जो है जो हमने लिखा है क्या वो कंप्लीट हो चुका है। ये टोटल हमारा 500 वर्ड्स का आप लिखेंगे और इसके मार्क्स होंगे 5। 7th क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस एनी 2 मेथड्स ऑफ रीचिंग आउट टू पेरेंट्स टू इन्वॉल्व देम इन एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड केयर सेंटर। चाइल्ड केयर सेंटर में पेरेंट्स को अपने आप को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए कोई भी 2 मेथड्स को आप डिस्कस कीजिए। ये भी आपने 500 वर्ड्स का लिखना है और 5 मार्क्स का है। इसके बाद आपका आता है जी सेक्शन बी। इस सेक्शन में आपको कोई भी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी है जो कि बच्चों को ऑब्जर्व करने से रिलेटेड है। आप कोई भी एक एक्सरसाइज चूज़ कर सकते हैं, किनमें से एक्सरसाइज 4, 6 एंड 7 जो आपके DECE 1 के मैनुअल में एक्सरसाइज 4, 6 और 7 है, आप वो कोई भी एक एक्सरसाइज उसमें से कर सकते हैं और काउंसलर को इवैल्यूएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। कहते कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा अगर आप तीनों एक्सरसाइजेज ही करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों को ऑब्ज़र्व करने में और आप उनकी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो और उनको इंटरप्रेट भी कर सकते हो। फिर आप ये देख सकते हो कि आपने कौन सी एक्सरसाइज जो है वो सबसे अच्छी की है।
जो बेस्ट आपको लगे वही आप इवैल्यूएशन के लिए सबमिट कर दीजिए। अब इसके लिए मार्किंग इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। एक्सरसाइज 4 का मार्किंग है कि पहले आप बच्चे और पेरेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे और उनकी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे, उसके हैं 10 मार्क्स। फिर आप उनका एनालिसिस लिखेंगे और कंक्लूजन, उसके भी हैं 10 मार्क्स। फिर एक्सरसाइज 6 की अगर बात करें, ये भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर आपने बच्चों को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन के और रिकॉर्डिंग के 10 मार्क्स हैं और एनालिसिस और कंक्लूजन के भी 10 मार्क्स हैं। इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 7। इसमें कैसे ब्रेकअप हुआ है मार्क्स का, एक इन्होंने एक्टिविटी चूज कर ली है, मैचिंग और कंजर्वेशन। कहते हैं आप इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी एक कर सकते हैं और उसकी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्टिविटी कैरी आउट करने के भी 5 मार्क्स हैं और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के भी 5 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद एनालिसिस और कंक्लूजन दोनों के 5-5 मार्क्स हैं, एनालिसिस के भी और कंक्लूजन के भी। इसके बाद है आपका सेक्शन सी। कहते कि इस सेक्शन में आपको कोई भी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी है 5, 8 और 9 से रिलेटेड। अब ये एक्सरसाइजेज किससे रिलेटेड हैं कि आप बच्चों के लिए कोई भी एक प्ले एक्टिविटी को प्लान करोगे और उसको कंडक्ट करोगे। ये आपका जो प्रैक्टिकल मैनुअल है उसमें दी गई हैं, कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं और काउंसलर को करने के बाद इवैल्यूएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। अगर आप तीनों कर सकें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो भी कोई आपको बेस्ट लगेगी वो आप इवैल्यूएशन के लिए फाइनल में सबमिट कर सकते हैं। अब इनकी मार्किंग सिस्टम क्या है, एक्सरसाइज 5 में है कि आप बच्चा जब टॉय के साथ खेल रहा है, ठीक है, तो आप उसको खेलते हुए जो आपने टॉय बनाया है उसकी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे, उसके 10 मार्क्स हैं। फिर नेक्स्ट है कि आप प्ले एक्टिविटी को इवैल्यूएट करेंगे और कंक्लूजन को लिखेंगे, उसके भी 10 मार्क्स हैं। इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 8। इसमें ब्रेकअप कैसे है मार्क्स का, पहले आप 2 एक्टिविटीज़ को प्लान करेंगे, दोनों एक्टिविटीज़ के 5+5 मार्क्स हैं। फिर आप दोनों एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। एक एक्टिविटी को कैरी आउट करने के, एनालाइज और इवैल्यूएट करने के भी 5 मार्क्स हैं और दूसरी के भी 5 मार्क्स हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 9 है, उसमें ब्रेकअप कैसे है मार्क्स का। सबसे पहले आप फेस्टिवल को डिस्क्राइब करेंगे, इसके 2 मार्क्स हैं। फिर आप बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि वो रूम को रीऑर्गेनाइज करें, उसके 6 मार्क्स हैं। फिर आप एक हफ्ते के लिए एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करोगे, उसके भी 6 मार्क्स हैं। फिर आप शेड्यूल्ड एक्टिविटीज़ की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दोगे, उसके भी 6 मार्क्स हैं। ये आपकी DECE 1 की थी। इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमें असाइनमेंट्स को कैसे करना है। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर कर देते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।